हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने अपने पहले वीडियो में चर्चा की थी कि किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास होता है, उसके क्या क्या प्रमुख कारण हैं, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आइए आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्रांतियों का युग अथवा राष्ट्रवाद का विकास, यानी कि यूरोप में किस तरह से राष्ट्रवादी क्रांतियाँ प्रारंभ होती हैं और राष्ट्रवाद का विकास होता है। तो सबसे पहला जो है वो है राजनीतिक विद्रोह। ठीक, राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण पहला विद्रोह 1830 ईस्वी में फ्रांस में प्रारंभ हुआ, जहां नेपोलियन के बाद बूर्बो राजवंश शासन कर रहा था। अभी हम लोग कारण पढ़ रहे थे, तो कारण में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से वाटरलू के युद्ध के बाद 1815 में जो वाटरलू का युद्ध हुआ था, उसके बाद वहाँ पर पुनः बूर्बो राजवंश की सत्ता को स्थापित हुई थी। इसके बाद 1830 तक ये सत्ता में बने रहे, लेकिन इसी बीच फ्रांस के लोगों ने बूर्बो राजवंश के जो शासक थे उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया और शासन को उखाड़ फेंका। इस विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे लुई फिलिप। उनका क्या नाम था? लुई फिलिप। इनकी अध्यक्षता में फिर से फ्रांस में क्रांति हुई और बूर्बो राजवंश को सत्ता से बाहर कर दिया गया। आगे देखते हैं। इस क्रांति के बाद यूरोप के अन्य भागों में भी क्रांति भड़क गई, यानी कि जब फ्रांस में ये राजनीतिक विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के बाद यूरोप के अन्य देशों में भी इस तरह से विद्रोह होने लगे। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था कि फ्रांस से ही राष्ट्रवाद का शुरुआत होता है, उसके बाद यूरोप के अन्य देशों में फैलता है। इस पर टिप्पणी करते हुए ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी कि ये स्टेटमेंट है किसका? ड्यूक मेटरनिख, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं। उन्होंने कहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जब भी फ्रांस में कोई गतिविधि घटती है तो उसका असर पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। इसीलिए उन्होंने इस स्टेटमेंट का जो है प्रयोग किया है। आगे देखते हैं। यूनान की स्वतंत्रता। देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण राजनीतिक विद्रोह क्या था? पहला तो हम लोगों ने देखा कि फ्रांस में जो है 1830 में भी बूर्बो राजवंश के खिलाफ जो है विद्रोह हुए, और दूसरा राजनीतिक विद्रोह था यूनान की स्वतंत्रता। यूनान एक राष्ट्र है जो उस समय तक आज़ाद नहीं था। वहाँ पर जो है ऑटोमन साम्राज्य, जो मध्यकालीन साम्राज्य था, उसकी सत्ता अभी भी बनी हुई थी। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनान में भी 1821 में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में प्राचीन यूनानी संस्कृति में विश्वास रखने वाले कवियों और कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो यूनानी जो है स्वतंत्रता आंदोलन था, इसमें न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक तौर पर भी कवियों और कलाकारों ने भी वहाँ पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी के परिणाम स्वरूप जो है आगे चल करके 1833 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया संधि के बाद यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। कुस्तुनतुनिया एक शहर है जो वर्तमान में तुर्की में पड़ता है। वहाँ पर एक संधि हुई जिसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। चलिए, अब दूसरा कारण क्या है? रूमानीवाद। इसके बारे में पढ़ते हैं। रूमानीवाद राष्ट्रवाद के विकास में राजनीतिक क्रांतियों और युद्धों के साथ साथ संस्कृति ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें तर्क और विज्ञान की अपेक्षा भावनाओं और लोक संगीत अंतर्दृष्टि को अधिक महत्व दिया जाता था। ठीक, अब यहाँ पर रूमानीवाद क्या है? रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है जिसमें तर्क और विज्ञान की अपेक्षा
भावनाओं, लोक संगीत और अंतर्दृष्टि को अधिक महत्व दिया गया। यानी कि यहाँ पर ये नहीं कि हम ऐसा करेंगे तो क्यों करेंगे, ऐसा होगा तो क्या होगा, नहीं, हाँ, ये इस बात पर नहीं, यहाँ भावना प्रधान थी। यानी कि हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या भावनाएं हैं, हमारी क्या अंतर्दृष्टि क्या कहती है, हमें वो करने में अधिक महत्व दिया गया। उसी को हम कहते हैं रोमानीवाद। इसका एक उदाहरण हम पोलैंड में देखते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से रोमानीवाद ने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण दिया गया है, पोलैंड की एक घटना है जिसमें बताया गया है कि 19वीं शताब्दी का पोलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। यानी कि 19वीं शताब्दी तक पोलैंड आज एक राष्ट्र, एक देश है, लेकिन उस समय जो है ये स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। उस पर पोलैंड में उस समय जो है रूसी साम्राज्य का अधिकार हुआ करता था। रूसी के साथ साथ और भी मतलब पोलैंड कई हिस्सों में बटा था, जिसमें से ज़्यादा हिस्सा जो है वो रूस का हुआ करता था। स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, फिर भी अपने लोक संगीत, ओपेरा और लोक नृत्य माजुरका के से राष्ट्रीय भावना का प्रचार किया। यानी कि अपने आप को आज़ाद करने के लिए, अपने आप को एक राष्ट्र राज्य की कल्पना के लिए वो अपने लोक संगीत, ओपेरा, हम लोगों ने बहुत सारा सुन रखा है कि ओपेरा जो है वहाँ का शास्त्रीय जो है नृत्य है, गान है, वहाँ का लोक संगीत है, तथा लोक नृत्य माजुरका, ये इन दोनों के माध्यम से उन्हें पूरे पोलैंड के लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में जो है विकास करने के लिए, उसको एक राष्ट्र राज्य रूप में जोड़ने का प्रयास उन्होंने किया है। इसी प्रकार जो है वहाँ की भाषा क्या थी, पोलिश। पोलैंड की भाषा क्या थी, पोलिश। लेकिन जो रूस के कब्जे वाला पोलैंड था, उस पर जो है रूस ने जो रूसी भाषा की अनिवार्यता थोप दी थी। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वहाँ के जो पादरी थे, उन लोगों ने रूसी भाषा का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और वो अपनी पोलिश भाषा का ही इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार यहाँ भाषा के आधार पर भी लोगों को आपस में एक में जोड़ने का प्रयास किया गया। ठीक, तो ये था रोमानीवाद। अब तीसरा जो कारण है वो है भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 19वीं शताब्दी का समय यूरोप के लिए कठिनाइयों का काल था। इस बीच यूरोप में तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई। लोग काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे थे तथा लगातार गरीबी बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर ये जो यूरोप है ये पलायन होगा, लगातार शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। देखिए 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक दौर था, उस समय पहली चीज़ तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, जिसके कारण जो है बेरोजगारी बढ़ी, काम कमी हुई। तो लोग, अब चूँकि औद्योगिकरण शुरू हो चुका था, उद्योग धंधे जो है ज़्यादातर शहरी इलाकों में लगते थे, तो लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे थे और शहरों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। जब शहरों की जनसंख्या बढ़ी तो जाहिर सी बात है कि इतना ज़्यादा संसाधन नहीं है कि सभी को वहाँ पर रहने खाने की सुविधा उपलब्ध हो। तो ऐसे समय में वहाँ पर जो है भुखमरी की समस्याएं आने लगी। लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हो जाता था। ऐसा एक वर्ष था 1848, जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में लोग सड़कों पर उतर आए तथा सम्राट लुई फिलिप को सत्ता से हटाकर गणतंत्र की स्थापना की। ठीक, यहाँ पर एक घटना बताया गया कि किस तरह से भूख, कठिनाइयों ने भी राष्ट्रवाद के विकास में आंदोलन किया। तो एक घटना यहाँ पर बताई गई है 1848 में फ्रांस की एक घटना। 1848 के फ्रांस का शहर था पेरिस। पेरिस में जो है लोगों ने सड़कों पर उतर आए और उन्होंने वहाँ के सम्राट जो थे, जो कि अभी भी वहाँ गणतंत्र नहीं था, वो राजतंत्रात्मक संवैधानिक राजतंत्र था वहाँ पर, चूँकि सत्ता पर जो है वहाँ की संसद का ही अधिकार था, लेकिन राजा अभी भी बने हुए थे जो कि राजा फिलिप थे। लेकिन 1848 में वहाँ पर राजा का पद समाप्त कर दिया गया और पूर्णतः जो है गणतंत्र घोषित किया गया। ठीक, तो इस प्रकार देखिए किस तरह से भूख और कठिनाइयों ने भी राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
चौथा कारण है उदारवादियों की क्रांति। यूरोप में 1848 ईस्वी में जब कृषक विद्रोह और जन आंदोलन हो रहे थे, उसी समय पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग भी क्रांति कर रहा था। ठीक, देखिए एक तरफ जहाँ जो है किसान और जो है मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तो उसी समय जो है पढ़ा लिखा जो मध्यम वर्ग था, यानी कि जो अपने आप को शिक्षित वर्ग माना जाता था, उसने भी क्रांति की। यूरोप के लोग यूरोप के कई भाग, बहुत सारे मिसप्रिंट हो गए हैं इसमें, यूरोप के कई ऐसे भाग जहां अभी भी राष्ट्र राज्यों का निर्माण नहीं हुआ था, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड आदि, संविधानवाद और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग कर रहे थे। यानी कि जैसे अब देखिए जरूर क्या कहते हैं, फ्रांस वगैरह तो एक राष्ट्र के तौर में तब्दील हो गए थे, लेकिन अभी भी यूरोप के बहुत सारे जो है, यूरोप फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब सारी चीज़ें एक राष्ट्र राज्य के तौर पर आ चुकी थी। लेकिन अभी भी यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश थे जो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, जिसमें से कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं, जर्मनी, इटली और पोलैंड आदि। इन सारे देशों ने राष्ट्रीय एकीकरण और संविधानवाद की जो है मांग की। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक, यहाँ पर एक घटना दी जा रही है जर्मनी में, किस तरह से जर्मनी में उदारवादियों का विद्रोह जो है आंदोलन हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि राजनीतिक संगठनों ने जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन सेंट पॉल चर्च में हुआ था, जिसे फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से जाना जाता है। इस संसद ने देश के लिए एक संविधान का निर्माण किया, जिसका प्रमुख एक ऐसा राजा था जो संसद के अधीन रहना पसंद करे। जब प्रसा के सम्राट फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को सम्राट बनाने का प्रस्ताव किया गया, तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया तथा राजा और विद्रोहियों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसमें अंततः विद्रोही पराजित हुए और फ्रैंकफर्ट संसद भंग हो गई। देखिए यहाँ 1948 में जो फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया था, इसमें जो क्रांतिकारी थे, जो पूरे जर्मन क्षेत्र को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते थे, तो उन लोगों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था जो फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था, इसीलिए इसको फ्रैंकफर्ट संसद कहा जाता है। इन लोगों ने एक संविधान बनाया था जिसमें कहा गया था कि